नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का सेकंड लेसन है, जिसका नाम क्या है, नए राज्य और उनके राज्य, नए राजा और उनके राज्य। इसका तात्पर्य ये होगा कि 700 से लेकर के 1750 तक जितने नए नए राजा हुए और उनके कौन कौन से राज्य क्षेत्र थे, इस बात का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें मैप को समझना पड़ेगा। इसको देख लीजिए आप। ये क्या है कि इसमें हमें एक त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ क्या है, कन्नौज है। तो कन्नौज में बच्चों, ये कन्नौज पर आयुध वंश के दो शासक हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध। अर्थात इन दोनों में, इंद्रायुध और चक्रायुध दो भाइयों में यहाँ कन्नौज पर शासन करने के लिए जो है ये आपस में झगड़ रहे थे। तो इसका फायदा जो है ये तीन लोग उठाते हैं, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट और ये गुज्जर प्रतिहार। राजस्थान और गुजरात के जो है ये गुज्जर प्रतिहार। ये तीनों शक्ति आपस में टकरा रही है यहाँ पर राज करने के लिए। कन्नौज पर राज करने का कारण क्या है, इसके 3-4 कारण हैं। जैसे कि व्यापारिक मार्ग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शासक अयोग्य हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि ये जो गुज्जर प्रतिहार है, इसका जो शासक है वो नागवर फर्स्ट है यहाँ का, और यहाँ का जो शासक है, संस्थापक है, वो है गोपाल, और राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग, ठीक है। और इनके शासक की बात करते हैं तो प्रतिहार का शासक कौन है, वस्त्राज है यहाँ का, और यहाँ का जो शासक है यहाँ का धर्मपाल है, और यहाँ का जो शासक है वो है ध्रुव। तो ये यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों शक्ति आपस में टकराती हैं। और ये क्यों टकराती है, यहाँ पर कन्नौज पे शासन करने के लिए। तो इसका अध्ययन हम करते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि राजाओं के प्रशासन की बात करते हैं। तो इस काल में क्या है कि जो राजा होते थे, राजाओं की जो उपाधि होती थी वो, जैसे कि यहाँ लिखा है, राजाओं किस किस की उपाधि से वो करते थे, सुशोभित करते थे अपने आप को। राजाओं की उपाधि महाधिराज होती थी। दूसरा, त्रिभुवन चक्र वर्णित होती थी। ये राजाओं की उपाधि के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी राजा की उपाधि थी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब यहाँ टैक्स की बात, टैक्स है, टैक्स सभी लोगों से, इनसे किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से, ये जो लिखा है किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, इनसे सबसे क्या है टैक्स लिया जाता था। इनको टैक्स के लिए बाध्य किया जाता था। और जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उसको क्या कहते थे, लगान कहते थे। तीसरा क्या है कि इस काल के जो राजा हुए हैं, अर्थात 700 से 1750 के बीच में जो राजा हुए हैं, वे टैक्स लेते थे। और 400 मतलब जो टैक्स की जो वो थी, नंबर ऑफ टैक्स कितने थे, 400 काफ़ी ज़्यादा टैक्स हुए, ये टैक्स होते थे। और जो टैक्स होते थे, अब ये देखिए 400 से ज़्यादा टैक्स वसूले जाते थे। और सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी, एक कर का नाम दिया इसमें, वेट्टी कर जो होता था वो नगद के बजाय, उसमें नगद नहीं लिया जाता था कुछ, बल्कि क्या है कि जबरन श्रम कराया जाता था। ये टैक्स के नाम दे रखिए। उसमें क्या कराया जाता था, जबरन श्रम कराया जाता है, जबरदस्ती काम कराया जाता था, जिसको टैक्स की संज्ञा दी गई है। फिर दूसरा है ये कदमाई टैक्स है, ये टैक्सों के नाम दिए हैं इसमें, इस प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें टॉपिक। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ब्राह्मण होता था, अब देखिए राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। अर्थात जो राजा होते थे, जब ब्राह्मण कोई अच्छा काम कर देता था तो उसको क्या कर देते थे, दान में ज़मीन दे देते थे। और जो उस ज़मीन की जो लिखत पढ़त होती थी वो ताम्रपत्र का मतलब जो तांबे के पत्ते, ये जैसे कि दिखा रखा है चित्र में, तांबे के पत्ते पर लिख कर देते थे उसकी सारी जो उसकी ज़मीन के बारे में जो होता था। अर्थात पुरस्कार जो दी गई है उसकी जो लिखित वो होती थी सामग्री, वो ताम्रपत्र पर लिख कर देते थे राजा लोग। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। अभी इसमें क्या है कि यहाँ से देखेंगे 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य, अर्थात एक जो है कल्हण हुआ है, रचनाकार कल्हण। तो कल्हण ने किताब लिखी राजतरंगिणी। क्या लिखी है, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में लिखा गया है उसमें,
तो कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर जानकारी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं कि कश्मीर का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है हमें? कल्हण की राजतरंगी से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या जो है, अब इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो नेक्स्ट इसमें इसी युग में पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी, और जो इसमें लिखा है युद्ध करने वाले राजाओं को, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहामान भी होते थे, जो बाद में चौहान। अर्थात इस काल में जो दिखाया गया है वो गौरी और चौहान, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध दिखाया गया है। अर्थात जो त्राइन का फर्स्ट वार हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान से, मतलब जो मतलब क्या हो गया था, त्राइन के 2 युद्ध की जो डिस्क्रिप्शन है वो इस युग में मिलता है हमें। तो त्राइन का जब फर्स्ट युद्ध हुआ 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हुआ, हार गया था। और दूसरा क्या है कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। दोनों युद्ध का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा भी इसमें, दोनों युद्ध का डिस्क्रिप्शन इसी काल में हमें मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, यहाँ देख लीजिए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है चोल वंश। चोल वंश के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चोल वंश आता है। ये जितना भी ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये सारा क्षेत्र जो है ये चोल साम्राज्य था यहाँ। तो चोल ही बहुत ही शक्तिशाली, वो कह सकते हैं आप, चोल जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। अब चोल के उसके बारे में दिखाया गया, जो चोल दल कहाँ तक फैला था, उरैयूर से तंबूर तक चोल का जो प्रशासन वो फैला हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम साम्राज्य के प्रशासन की बात करते हैं, इसमें जो साम्राज्य के प्रशासन की बात हो रही है वो इंडिविजुअल चोल के बारे में हो रही है, न कि पूरे काल के बारे में, जो पूरे काल का जो प्रशासन है उसके बारे में नहीं हो रही है। यहाँ केवल इंडिविजुअली चोल जो राज्य था तो उसका जो प्रशासन था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। तो इसमें लिखा प्रशासन जिस प्रकार संगठित था, किसानों की बस्ती जो उर कहलाती थी। अर्थात इसमें क्या होता है, जो किसानों की बस्ती को हम क्या कहते थे, उर कहते थे। किसानों की बस्ती को हम क्या कहते थे, उर। ये लिखा भी इसमें उर कहते थे। दूसरा, गांव मिलकर के नाडू बनते थे, ठीक है। और ग्राम परिषद और नाडू कोई भी न्याय का काम करते थे, किंतु इनको नियंत्रित करने हेतु भी विल्लाल जाति, जो धनी किसान होते थे उसको विल्लाल जो है नियंत्रित करते थे। और राजा क्या करता था, इन विल्लाल को उपाधि के, मतलब सम्मान के तौर पे उपाधि देता था। जैसे कि इसमें लिखा वुवेंद्र वेलन उपाधि थी एक, जैसे कि उपाधि देता था वुवेंद्र वेलम, इस तरह की जो उपाधि दिया करता था राजा, ठीक है। दूसरी उपाधि भी लिखी इसमें, ये दूसरी उपाधि अर-ई-आर लिखी है, देखिए ये अर-ई-आर ये उपाधि का नाम है, जो राजा इन अमीर किसानों को देता था। और ये क्या करते थे, ये इनको नाडू और जो ग्राम परिषद को नियंत्रित करने का कार्य करते थे। दूसरा बच्चों है भूमि के प्रकार के बारे में देख लीजिए। भूमि के प्रकार के बारे में देखिए, यहाँ एक होती थी भूमि, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है वेलन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी। अर्थात इसमें ब्राह्मण को छोड़ के चाहे हिंदू या मुस्लिमों सभी को दी जाती थी। फिर दूसरी ब्रह्मोदय ब्राह्मण किसानों को उपहार के रूप में दी जाती थी। साला भोग ये विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी। देवदान ये जो है मंदिरों के उपहार के लिए दी जाती थी, मंदिरों को उपहार के रूप में दी जाती थी। फिर नेक्स्ट जो है जैन संस्थानों को दान के रूप में दी जाती थी। ये इतनी सारी भूमि जो है, भूमि के प्रकार में वर्णन दिया गया है इस चैप्टर में। तीसरा क्या है कि भव्य मंदिर और मूर्ति कला की बात करते हैं। तो बहुत ही ये जो काल रहा है मंदिरों के लिए भी बहुत ही फेमस रहा है। तो इसमें देख लीजिए लिखा है इसमें, ये जो है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। अर्थात जब मंदिर होते थे उसके आसपास बस्ती बना लेते थे, ठीक है। और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, और जो लोग होते थे वहाँ क्या करते थे, शिल्प कार्यों के काम करते होंगे। ये मंदिर शासकों एवं अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि, मतलब इसको जो मंदिर की जो भूमि होती थी या तो शासक देते थे या कोई अन्य लोग देते थे, सर्वसंपन्न लोग दे देते होंगे, इस तरह की बात है। और इन लोगों में क्या है कि जो ये मंदिर होते थे वहाँ ये संगीतकार नर्तक आदि लोग जो है, और ये क्या है कि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साधन नहीं थे, ये क्या थे, ये आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे।
अर्थात जो मंदिर की जो ज़मीन होती थी उस पर कृषि कार्य करते थे, उसी से जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनकी जो है आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती थी, अर्थात रोजी रोटी चलती थी। ये सारी बातों का वर्णन किया गया है। फिर कृषि कार्य की बात करते हैं। तो देखिए जो कृषि कार्य है वो क्या है कि इसमें दो तरह के, एक तो कावेरी नदी के बारे में दिया गया है, या इससे कृषि कार्य होता होगा। दूसरा क्या है कि दूसरा लीजिए ये लिखा है कृषि कार्य जो होता था वो क्या है कि कुएं से होता था। कुछ बारिश जब होती थी उससे पानी को इकट्ठा कर लेते थे, उससे भी ये लिखा है कि कुएं की खुदाई होती थी, बारिश के पानी से भी इकट्ठा करके उससे सिंचाई कार्य किया जाता था। ये सारी बातों का वर्णन जो है इस चैप्टर में। बस बच्चों ये वीडियो इतनी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।